हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा के हिस्ट्री के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। देखिए, 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों में और गांव में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को भी कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने यह खुद ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं, जो बाहरी लोग थे, उनकी गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने वाला है। देखिए, 1895 में क्या हुआ कि एक आदमी था जिसका नाम बिरसा था। वह झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में और गांवों में घूमता दिखाई देने लगा। लोगों को लगता था कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है और जो अनाज है उसको कई गुना बढ़ा सकता है। बिरसा ने खुद भी यह ऐलान कर दिया था कि भगवान ने उसे लोगों की रक्षा और जो वहाँ बाहर के लोग आ रखे थे, जो ब्रिटिश थे, फ्रांसीसी थे या जर्मन थे, जो भी डच थे, उन सबको उनकी गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए वहाँ पे भारत की धरती पर उसे भेजा है। और कुछ समय के बाद ही हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे थे। वो सब उसे भगवान मानते थे। उनको यकीन था कि वह उनकी सारी समस्याएं दूर कर देगा। आगे चलते हैं कि बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवनी पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। देखिए, जो बिरसा है, जिसे लोग भगवान मानते थे, उसका जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा क्या था? उस समय एक जनजाति समूह था और जो छोटा नागपुर में ही रहता था। जो बिरसा के जो समर्थक थे, वे इस इलाके के दूसरे आदिवासी, संथाल और उरांव भी उसमें शामिल थे। उसमें वे सभी अपने आसपास के आ रहे जो बदलाव थे और जो अंग्रेजी शासन था उसके कारण जो समस्याएं उन्हें पैदा हो रही थी, जिसने उनकी जीवन पद्धति को नष्ट कर दिया था, उनकी आजीविका खतरे में थी और जो उनका धर्म था वह भी छिन्न भिन्न हो रहा था। उसके कारण वो सब परेशान थे और वो बिरसा के पीछे पीछे उनके चल पड़े। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। चलिए इनका आंसर ढूंढते हैं। कि पिछले साल अपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मण द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधन में बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आदिवासी के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। देखिए, हमने पहले पढ़ा है कि जो आदिवासी समाज था, उनके रीति रिवाज, जो वहाँ की जो रस्में थी, वो जो ब्राह्मण जो रीति रिवाज को निर्धारित करते थे, उनकी रस्मों से बहुत अलग थी। उनकी खुद की ही कुछ रस्में थी और रीति रिवाज थे। और ऐसा भी नहीं है कि उनमें जो जाति के आधार पर जो भेदभाव थे, ऐसा कुछ उनमें देखने को नहीं मिलता था। एक कबीले के जो सब लोग थे वो कुटुंब के बंधनों में ही बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक या सामाजिक फर्क नहीं था। आगे चलते हैं। जनजातीय समूह किस तरह जीते जाते थे? देखिए, 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। आगे है, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद
वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी और जिससे मिट्टी उपजाऊ होती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। परती क्या होता है? परती होता है कि कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो सके। ठीक है, देखिए जो ये जंगली नहीं, जो ये आदिवासी होते थे वो ज़्यादातर झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या होती है कि ये लोग जो वहाँ की ज़मीन थी उसको घास फूस को जलाकर साफ़ कर देते थे और जो वहाँ पर जो पेड़ थे उनको कुल्हाड़ी से काट देते थे, या उनके जो काफ़ी घने पेड़ थे उनके सिर्फ पत्तियाँ ही साफ़ कर देते थे। और ताकि जो ज़मीन है वहाँ पर जो वो बीज बिखेर देते थे, बिना वो हल वगैरह नहीं चलाते थे, वो कुदालों से सिर्फ ऊपरी ज़मीन को खुरच देते थे कि मतलब थोड़ा थोड़ा सा वो साफ़ कर देते थे और वहाँ पर बीज बिखेर देते थे। जो वो पेड़ों की जब पत्तियाँ काटते थे उसका मतलब यह था कि ताकि वहाँ पर धूप जा सके। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती थी तो वहाँ से वो फसल काट कर दूसरी जगह चले जाते थे और वो उस जगह को कुछ साल के लिए बिना खेती, वहाँ पे कोई खेती नहीं करी जाती थी और वो उसको ऐसे ही छोड़ देते थे ताकि वहाँ की मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो सके। आगे है कि घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगलीय पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोकटोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरह से घुमंतु खेती कर सकते थे। देखिए, जो घुमंतु जो किसान थे वो ज़्यादातर पूर्वोत्तर और मध्य भारत के जंगलों में रहते थे। इन आदिवासियों की जो जिंदगी थी वो जंगलों में बेरोक-टोक और बिना आवाजाही, और उनकी जो फसल उगाने के लिए जो ज़मीन थी और जंगलों का वो जो इस्तेमाल करते थे वो उनकी पूरी ज़िंदगी उस पर ही आधारित थी और वो केवल इसी तरह से घुमंतु खेती कर रहे थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। देखिए, बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिल रहे फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वह साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। साल होता है एक प्रकार का एक पेड़ और महुआ होता है एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। इलाज के लिए वो बहुत सारे जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। देखिए, अब जो सब आदिवासी थे वो खेती नहीं करते थे, कुछ शिकारी थे और कुछ संग्राहक भी थे। कुछ आदिवासी समूह थे वो पशुओं का शिकार करके और जो दूसरे उत्पाद हैं उनको इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे, अपनी रोजी रोटी चलाते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। उड़ीसा के जंगलों में एक खोंड समुदाय रहता था और वो इसी प्रकार का समुदाय था। यह समुदाय टोलियां बनाकर शिकार पर निकलता था और जो कुछ भी उनके हाथ आ जाता था उसे मिलजुल कर बांट लेते थे। वे खाना पकाने के लिए साल के पेड़ का यूज़ करते थे और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए उनके पास जंगल की काफ़ी जड़ी बूटियों का उनको समझ थी और वो उसी का इस्तेमाल करते थे। वह जंगल से जो भी चीज़ें इकट्ठा होती थी उनको वहाँ के आसपास के बाज़ारों में बेच देते थे और जब भी वहाँ के जो बुनकर थे और जो चमड़ा कारीगर थे उनको कपड़े या चमड़े की जो रंगाई के लिए कुसुम और जो पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों को कह देते थे। आगे है कि इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे।
कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरत चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। देखिए, इन समुदायों में जो चावल या अन्य अनाज कहाँ से मिलता था? अब हर चीज़ तो वहाँ पे उग नहीं सकती थी। तो ये समुदाय थे वो अदला बदली का काम करते थे और इससे उनका जो रोजी रोटी थी वो चल जाती थी। वे जो वन के उत्पाद थे उनके बदले उनकी ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको लेने देने के लिए उनके जो थोड़ी बहुत जो आमदनी थी उसका भी सहारा लेना पड़ता था। और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो गाँव में जाकर नौकरी भी करते थे। कुछ लोग बोझा ढोते थे तो कुछ लोग सड़क के निर्माण में के कार्यों में नौकरी करते थे। कुछ आदिवासी खेतों के मजदूर भी थे। और जब वन उत्पाद कम पड़ जाता था तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना भी पड़ता था। लेकिन कुछ समुदाय जैसे मध्य भारत के जो बैगा थे वो दूसरों के काम करने से कतराते थे, क्योंकि जो बैगा समुदाय था वो सोचता था कि वह जंगल की संतान थी और केवल जंगल की उपज पर ही वो जिंदा रह सकती थी। दूसरों के लिए मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात होती थी। देखिए, जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमतों पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। देखिए, हर चीज़ जंगलों में पैदा नहीं होती थी। जिसको हासिल करने के लिए वो उनको लेन देन करना पड़ता था और इसी वजह से कई बार व्यापारी और महाजनों पर वो निर्भर हो जाते थे। व्यापारी जो बेचने की चीज़ें लेकर आते थे उनको भारी कीमतों पर बेचते थे और जो सूदखोर जो महाजन थे वे आदिवासियों को कर्जा देते थे, लेकिन जो ब्याज था वह बहुत ही ज़्यादा होता था और जिसको चुकाने में उनको बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ता था। अब जो आदिवासी थे वो कर्ज और गरीबी में ढकेल दिए जाते थे इस तरह से। तो वे महाजन और जो व्यापारी थे उनको बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। कुछ जानवर पालते थे। देखिए, बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियां या भेड़ों को रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ लेकर जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिए थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, जो आदिवासी थे उनमें से कुछ समूह जानवर भी पालते थे। कुछ जो चरवाहे थे वो मौसम के हिसाब से मवेशियां या भेड़ों को रेवड़ तक लेकर जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के जो पहाड़ थे वहाँ पर गुज्जर लोग रहते थे। आंध्र प्रदेश के जो लबाड़िया आदि जो समुदाय थे वो गाय भैंस के झुंड पालते थे। जो कुल्लू के जो गद्दी समुदाय के लोग थे वो गडेरिए थे और कश्मीर के जो बकरवाल थे वो बकरियां पालते थे। ये जो चित्र है 3, इसमें भारत के कुछ आदिवासी समुदाय के इलाके हैं। देखिए, यहाँ पे है गड्डी गुज्जर, यहाँ पे है भोटिया, यहाँ पे है सहारिया, यहाँ पे है भील राजस्थान में, या मध्य प्रदेश में है बेगास, बंजारा और गोंड। यहाँ पे है संथाल, मुंडा, उराव। यहाँ पे फिर है बंजारा, यहाँ महाराष्ट्र में। गुजरात में है वान, गुज्जर्स और राठवा।
ऐसे धीरे हर जगह कुछ ना कुछ ये जो कबीले हैं वो फैले हुए हैं। आगे चलते हैं। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाज में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच काम को बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशक को कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समयक्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं कि चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे कुचे ठुंडों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था और शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम आदि फल बीनकर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गांवों से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुवाई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। कुवार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसलें तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ के पुरुष नए बेवड़ की तरफ चले जाते थे। इस दौरान शिकार व चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की बुवाई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। देखिए, ये जो वेरियर एल्विन थे, इन्होंने हर महीने के और हर ऋतु के हिसाब से पुरुषों और जो औरतें थी उनके जो कामों के जो बंटवारे थे, उनमें से जो पुरुष थे वो ज़्यादातर शिकार करते थे, बड़े बड़े पेड़ काटते थे। और जो औरतें थी वो जैसे फल वगैरह इकट्ठा कर लेती थी, मशरूम, इमली इकट्ठा करती थी, इस टाइप की वो सारी चीज़ें इकट्ठा करती थी। पुरुष थे वो ज़्यादा शिकारी थे और जो मध्य भारत के जो आदिवासी थे उनमें बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। जो औरतें थी वो लकड़ियाँ भी इकट्ठा करती थी, लेकिन जो आदमी थे वो ज़्यादातर शिकार पर रहते थे, लेकिन वो खेतों गाँव से ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। जो मर्द थे वो ज़्यादातर खेती का काम करते थे और जब वो फसल इकट्ठे कर लेते थे तो वो अगले साल ज़्यादातर शिकार करते थे और फसल कम उगाते थे। फिर तीसरी साल वो शिकार, फसल और जो चीज़ें थी वो सब ज़्यादा इकट्ठा करते थे। आगे चलते हैं कि चित्र 4, ईंधन की लकड़ी ले जाती हुई ए संथाल लड़की, बिहार 1946। ये 1940 की एक तस्वीर है। आगे है, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। देखिए, 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों को छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीलों की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी लोग उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी जमीन बंटाई पर दे देते थे। देखिए, अब 19वीं सदी के आते आते बहुत सारे जो ये जनजातीय कबीले थे वो एक जगह टिक कर ही खेती करने लगे थे। पहले वो एक जगह टिक कर नहीं करते थे और बार बार जगह बदल लेते थे। अब
वे हलों का भी इस्तेमाल करने लग गए थे, जिसका वो पहले इस्तेमाल नहीं करते थे। और धीरे धीरे उन्होंने ज़मीन पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। बहुत सारे जो समुदाय थे वो छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति मानने लग गए थे। और जो उन कुल के जो सभी सदस्य थे, उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था, जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सबका बराबर हक होता था, लेकिन फिर भी ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे और मुखिया बन जाते थे, और बाकी सब उसके अनुयायी होते थे, और वो खुद खेती करने के बजाय अक्सर ज़मीन को बंटाई पर दे देते थे। आगे है कि ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य सिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली या बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसना और सभ्य बनाना जरूरी है। देखिए, जो ब्रिटिश अफसर थे वो जो गोंड और संथाल जो समुदाय था उनको ज़्यादा सभ्य मानते थे, बल्कि जो घुमंतू खेती करते थे या जो शिकारी या जो संग्राहक थे उनकी बजाय। जो अंग्रेज़ों को लगता था कि ये सारे जो लोग हैं जो जंगली हैं, उनको वो जंगली और बर्बर उनको समझा जाता था। उनको स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना बेहद ही आवश्यक था। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें ये बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हाल हुआ? देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थायी नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए थे। देखिए, अंग्रेजों के आने से जो वहाँ के आदिवासी थे, जो उनके मुखियाएं थे, उनकी जो ताकत थी वो कम होने लगी थी। उनका अपने समुदाय पर और अपने इलाके में नियंत्रण तो था, लेकिन वो ज़्यादातर उनकी जो शासकीय जो शक्तियाँ थी वो छिन गई थी। उन्होंने जो अंग्रेज ब्रिटिश के अधिकारियों द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनको मानने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया था और उनको अंग्रेजों को नजराना भी देना पड़ता था। अंग्रेजों के जो प्रतिनिधि की हैसियत से वे अपने समूह का अनुशासन भी देखते थे। उनके पास जो ताकत थी वो पहले जैसी नहीं रही थी और वो जो उनके परंपरागत जो काम थे वो करने से भी वो लाचार हो गए थे। इसका मतलब है कि उनके जो अधिकांश जो शक्तियां थी वो छिन गई थी। ये है चित्र 5 में पूर्वोत्तर के निशी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर। जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव मदद करता था। आगे है घुमंती काश्तकारों का क्या हुआ? देखिए, ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहकर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। जैसे कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। चित्र 6 में दिख रहा है कि गुजरात के एक जंगल में खेती करते भील औरतें। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए जमीन साफ कर दी गई है। देखिए,
अब जो अंग्रेज़ थे वो सोचते थे कि जो अस्थाई किसान हैं उनको तो कंट्रोल में करना आसान है, लेकिन जो जो समुदाय जो थे, जो घुमंतू खेती करते थे, उनको नियंत्रित करना उनको आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने कुछ नियम बना दिए गए। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ जो ज़मीन थी वो बाँट कर दे दी गई और उनको कुछ हिस्सा सरकार को, ये जो ब्रिटिश सरकार थो उनको देना पड़ता था। कुछ किसानों को भूस्वामी और कुछ को पट्टेदार घोषित कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं कि झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वह हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों को झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। देखिए, जब इनको ज़मीनों को माप कर प्रत्येक व्यक्ति को कुछ हिस्सा दे दिया गया, तो लेकिन यह जो तरकीब थी वो कामयाब नहीं हुई और जो झूम काश्तकार थे वो जो ब्रिटिश सरकार थी उनके विरोध करने लगे थे, क्योंकि जो उनके खेत थे वहाँ पे अगर पानी कम था या मिट्टी सूखी हो तो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था और उनको वहाँ पे नुकसान ही होता था। इसलिए बार बार विरोध किए जाने पर अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और कबीलों को जंगलों के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। वन कानून और उनके प्रभाव आगे है कि जैसा कि आपने देखा है, आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी काफी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन लकड़ियों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसा सूरत के झूम काश्तकार किसी तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। देखिए, अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण कर लिया था और जो जंगल थे उनको राज्य की संपत्ति भी घोषित कर दिया गया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन भी घोषित कर दिया गया था। ये ऐसे जंगल थे जहाँ पर अंग्रेजों की जो जरूरत थे या उनकी इमारती जो लकड़ी थी वो पैदा होती थी और इसलिए इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में जो झूम काश्तकार थे वो जिंदा नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्हें बहुत से काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और जंगलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। स्लीपर क्या होता है कि लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। देखिए, अब जो अंग्रेज थे उन्होंने जंगलों में आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी थी, तो जिससे उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई कि वो जो रेलवे के जो स्लीपर थे, जो लकड़ी थी, उनके लिए जो पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम अब कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत से इलाकों में वन विभाग के सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। देखिए, अब जो ब्रिटिश के जो अधिकारी थे उन्होंने एक हल निकाला कि जो झूम काश्तकार थे उनको जंगल के जमीन की छोटे छोटे टुकड़े दे दिए जाएंगे ताकि वो वहाँ पर खेती भी कर लें और इसके बदले में
उनको वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। इससे बहुत सारे इलाकों में वन विभाग को सस्ते मजदूर मिल गए और वहाँ पर वन के गांव बसा दिए गए अंग्रेजों ने। देखिए अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। इसमें है कि 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई है कि अंग्रेजों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेजों की इस देश में जीना कितना है मुश्किल। जमींदार है बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशुओं का अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान। भोजन पाए कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। आगे है, बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी थी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। देखिए जो आदिवासी समुदाय थे उन्होंने इन कानूनों को मानने से मना कर दिया था और वो उन्हीं पुराने तौर तरीकों पर चलते रहे थे। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी की थी। 1906 की ये जो सोग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह है, इसी तरह के विद्रोह थे। चित्र 8, इसमें गोदारा औरतें बुनाई करती हुई दिखाई दे रही हैं। व्यापार की समस्या देखिए 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे हैं। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं यह समझने के लिए आदिवासियों को कुछ समय लगा। देखिए यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम को अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। देखिए अब जो जनजातीय समूह थे उन्होंने देखा कि जो व्यापारी और महाजन थे वो जल्दी जल्दी जंगलों में आने लगे थे। वे वन की उपज खरीदने और उनको कर्जा देने के लिए आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए बार बार वहां पर आ रहे थे। इन सारे बदलावों का क्या असर होने वाला था इसको समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए रेशम उत्पादों की जो स्थिति थी वो हम देख सकते थे। 18वीं सदी के लिए भारतीय जो रेशम था उसकी यूरोपीय बाजारों में काफ़ी मांग थी। भारतीय रेशम की जो अच्छी जो गुणवत्ता थी वो सबको आकर्षित कर रही थी। भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम के जो उत्पादन थे उस पर जोर देने लगे थे। आगे चलते हैं कि वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोशों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोशों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। देखिए जो आज का जो झारखंड है उसमें स्थित जो हजारीबाग है वहाँ पे आसपास रहने वाले जो संथाल रेशम के कीड़े पालते थे उनसे वो जो रेशम के व्यापारी थे वो अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके जो क्रीम कोश थे उनको इकट्ठा कर लेते थे। 1000 क्रीम कोश के लिए 3 से 4 रुपये ही मिलते थे और इनके बाद जो क्रीम कोशों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था वहाँ उनको 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों
और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों ने जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगते थे। देखिए, जो बिचौलिए थे वो ज़्यादा फायदा उठाते थे, और जो रेशम को जो खेती करते थे, जो पैदा करते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा नहीं मिलता था। इसलिए सारे आदिवासी जो बाजार और व्यापारियों को सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानने लग गए थे। आगे चलते हैं। चटाई बुनती एक हजारी औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी बच्चों को साथ लेकर जाती थी। आगे है चित्र 10, बिहार के कोयला खनिक 1948। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दम घोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था, बल्कि सचमुच खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। देखिए, आगे है काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योगों भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। देखिए, काम की तलाश में आदिवासियों की दशा बहुत बुरी हो गई थी और बहुत ख़राब थी। उनको जो चाय के बागान थे वो फैलने लगे थे, और वहाँ पे और जो खनन के उद्योग थे वो वहाँ पे मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए थे। आदिवासियों को बड़ी संख्या में यहाँ पर भर्ती किया गया, और ठेकेदारों के जरिए यहाँ पर इनको भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार इनको बहुत कम वेतन देते थे और वापस घर भी नहीं लौटने देते थे। नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगाई पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजन द्वारा दिए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। देखिए, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में जो जनजातीय जो समूह ने बदलते कानूनों और उनके जिंदगी पर लगी पाबंदियों, नए नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा जो किए उनके ऊपर जो शोषण हो रहे थे उनके खिलाफ कई बार बगावत कर दी। कोल आदिवासियों का बगावत, संथालों की बगावत, बस्तर विद्रोह, वर्ली विद्रोह, इसी तरह के जो आंदोलन थे वो सब ये विद्रोही थे। आगे है बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहियों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदायों ने परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। देखिए, जो बिरसा का जो जन्म था 1870 के दशक में हुआ था। उनके पिता गरीब थे और बिरसा का जन्म भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और नाचते गाते ही बीता था।
उनकी जो परवरिश थी वो बोहोंडा के आसपास जंगलों में हुई थी। वो बहुत गरीब थे, जिसकी वजह से उनके जो पिताजी थे वो काम की तलाश में जगह जगह भटकते थे। उन्होंने बचपन से ही बिरसा ने अपने जो वहाँ के जो विद्रोहों की जो कहानियाँ थी वो सुनी थी, और जो समुदाय के जो सरदार थे वो विद्रोह का आह्वान करते हुए उनको कई बार देखा था। बिरसा के जो समुदाय के लोग थे वो ऐसे स्वर्ण युग की बात करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। वहाँ के सरदार कहते थे कि एक बार फिर उनके समुदायों को परंपरागत अधिकार मिल जाएंगे, और वो खुद को इलाके के जो मूल निवासी समझते थे। उनको अपनी ज़मीन की लड़ाई जो वो लड़ रहे थे वो याद दिलाते रहते थे कि उनको वहाँ का साम्राज्य जो है वो वापस पाना है, उनको सारे बंधनों से मुक्त होना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है, अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ ही कुछ समय बिताया। वैष्णव मतलब जो विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। देखिए, जो बिरसा थे वहाँ के मिशनरी स्कूल में जाने लगे थे, और जो मिशनरी थे उनका वो उपदेश सुनने का उनको मौका मिलता था। उन्होंने वहाँ भी यही सुना कि जो मुंडा समुदाय था वो अपना स्वर्ण साम्राज्य हासिल कर सकता था और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता था, अगर वो अच्छे ईसाई बन जाएंगे और अपनी खराब आदतें छोड़ देंगे तो ऐसा हो सकता है। बाद में जो बिरसा ने विष्णु धर्म की पूजा करने वालों के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण कर लिया और शुद्धता एवं दया पर जोर देने लगे थे। अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित हुए थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडवाओं से आह्वान किया कि वह शराब पीना छोड़ दे, गांव को साफ रखें और डायन एवं जादू टोनों में विश्वास न करें। यह ध्यान देने वाली बात है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। देखिए, अपनी जो किशोर अवस्था थी उन्हीं में जो बिरसा थे वो जिन विचारों के संपर्क में आए थे उनकी वजह से वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। बिरसा का जो आंदोलन था वो आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने लोगों को कहा कि उन्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, गांव को साफ रखना चाहिए, जादू टोने में विश्वास नहीं करना चाहिए। बिरसा ने मिशनरियों और जो हिंदू जमींदारों था उनका भी काफ़ी विरोध किया था। वे मानते थे कि वे मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वे अतीत के एक ऐसा स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। देखिए, 1895 में जो बिरसा थे वो अपने अनुयायियों से आह्वान कर रहे थे, उनको समझा रहे थे कि उनको कैसे वो उनका जो अतीत था उसको पुनर्जीवित कैसे किया जाए, और उसके लिए उनको वो संकल्प दिलाते थे। वे एक ऐसे युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से अपना जीवन जीते थे। और बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपने ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में अच्छी तरह से काम करें। अंग्रेजों ने बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकारों को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। आगे है कि यह आंदोलन इन्हीं ताकतों
कि मुंडाओं की सारी समस्याओं एवं कष्टों का स्रोत माना जाता था। अंग्रेजों की भनीभूतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीनें छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। देखिए, जो अंग्रेज थे उनकी जो परंपरा वे थे जो वे ये जो समाज थे, समुदाय थे, उनकी जो भूमि व्यवस्था को वो नष्ट कर रहे थे। जो हिंदू भूस्वामी और जो महाजन थे वे उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी थे वो उनकी संस्कृति की आलोचना करते थे। इन सब से ये समुदाय काफ़ी परेशान थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्यवाही का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थक जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दीकों और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकों और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों एवं जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक थी। देखिए, 2 साल की सजा काटने के बाद जब बिरसा जेल से वापस लौटे तो उन्होंने अपने समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव में जाने लगे। वे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए परंपरागत प्रतीक और भाषा का इस्तेमाल करने लगे थे। वे आह्वान कर रहे थे कि ये जो रावण थे, जिनको दीकू और यूरोपीय थे, वो सब उनको तबाह कर रहे थे। बिरसा ने दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना भी बनाना शुरू कर दिया था। उनके जो अनुयायी थे वे थाने और चर्चों पर हमला करने लगे थे। महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर भी धावा बोल दिया था। सफ़ेद झंडा था वो बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। इस आंदोलन दो मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने उपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। देखिए, जो बिरसा का जो ये आंदोलन था वह ठंडा पड़ गया क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन यह आंदोलन था वो 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर कर दिया था कि जिसके तहत जो दीकू लोग थे वो आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा नहीं कर सकते थे। दूसरा यह अन्याय के विरुद्ध का आंदोलन था जिससे उन्होंने अपने गुस्से की अभिव्यक्ति की थी कि आदिवासी लोग भी अपना गुस्सा प्रकट करने में सक्षम हैं और वो लोग भी आंदोलन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो तेज़ लग रहा हो तो आप उसको धीरे से भी सुन सकते हैं। देखिए, प्लीज़, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।